कहानी की शुरुआत 1988 में डेरी नाम के एक छोटे टाउन से होती है। हम बिली और उसके छोटे भाई जॉर्जी को देखते हैं। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी तो बिली जॉर्जी को एक कागज की नाव बनाकर देता है, जिसे लेकर जॉर्जी घर के बाहर आ जाता है और उसे पानी में तैराने लगता है। लेकिन कुछ देर बाद ही वो नाव बहती हुई एक गटर में चली जाती है। जॉर्जी उस गटर में झांकता है तो उसे उसके अंदर एक क्लाउन दिखाई देता है। ये क्लाउन जॉर्जी को अपना नाम पेनीवाइज बताता है और कहता है कि वो जॉर्जी को उसकी नाव लौटा देगा। उसकी बातों में आकर जॉर्जी नाव लेने उसके करीब जाता है, लेकिन फिर पेनीवाइज अपना मुंह खोलकर जॉर्जी के हाथ को काट लेता है। जॉर्जी रोता हुआ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पेनीवाइज जॉर्जी को उसी सीवर में खींच लेता है और मार के खा जाता है और लोगों को यही लगता है कि जॉर्जी शायद सीवर में गिर के बह गया होगा। इसके बाद कहानी कुछ महीनों आगे जाती है। डेरी हाई स्कूल में बच्चों का आज आखिरी दिन था और गर्मियों की छुट्टियां लगने वाली थी। अब हम देखते हैं कहानी के मेन कैरेक्टर्स को। बिली को हम देख ही चुके हैं और ये बोलने में हकलाता है। बिली के 3 दोस्त हैं। रिची जो कि हर समय मजाक करता रहता है, स्टैनली और एडी जो कि दोनों काफी डरपोक हैं और इसीलिए इनके ग्रुप का नाम लूजर्स क्लब है। ये चारों बातें करते हैं कि छुट्टियों में इन्हें क्या क्या करना चाहिए। वहीं बिली अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका भाई जॉर्जी मर चुका है, तो वो इन गर्मियों में उसे ढूंढने का सोच रहा था। हमें ये भी पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों में जॉर्जी की तरह और भी कई बच्चे लापता हो गए थे। हैरी नाम का एक कमीना अपने ग्रुप के साथ इन लोगों को बुली करने आता है, लेकिन पास में पुलिस खड़ी देखकर ये लोग इन्हें छोड़ देते हैं अभी के लिए। वहीं स्कूल के बाथरूम में कुछ लड़कियां बेवर्ली नाम की एक लड़की को बुली करती हुई नजर आती हैं और उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा कहती हैं। आखिर में वो कचरे वाला पानी भी बेवर्ली के ऊपर डाल देती है। उनके जाने के बाद बेवर्ली स्कूल से बाहर निकलती है तो उसे रास्ते में बेन नाम का एक लड़का मिलता है। बेन इस टाउन में नया आया हुआ था और उसका कोई दोस्त नहीं है। बेवर्ली उससे काफी अच्छे से बात करती है और उसकी ईयर बुक भी साइन करती है, जिससे बेन को बेवर्ली पर बहुत जोरों से क्रश हो जाता है। और मैंने उस लम्हे तुझे प्यार किया। इसके बाद हम फाइनल मेन कैरेक्टर माइक को देखते हैं, जो कि अपने अंकल के साथ एक मीट हाउस में काम करता है। उसे आज भेड़ों को शूट कर मारने का काम दिया जाता है, लेकिन माइक ये नहीं कर पाता क्योंकि उसे जानवरों को मारना पसंद नहीं होता। उसके अंकल माइक को समझाते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, हाथ में गन लेकर गोली चलाने वाले और भेड़ की जगह खड़े होकर मरने वाले। डिसाइड करो कि तुम्हें क्या बनना है। खैर, घर जाकर बिली अपने फादर को बताता है कि उसने टाउन के सीवर सिस्टम का एक छोटा मॉडल बनाया है, जिसके हिसाब से जॉर्जी सीवर में बहकर बैरन्स वाले एरिया में गया होगा। लेकिन उसके डैड उसे समझाते हैं कि जॉर्जी मर चुका है और वो भी इस बात को अपना ले। इसके बाद माइक अपनी साइकिल से मीट डिलीवर करने एक बिल्डिंग के पास जाता है, लेकिन माइक को उस बिल्डिंग में लोगों की चीखने की आवाजें आने लगती है। अंदर से धुआं निकल रहा था और आग में जलते हुए हाथ बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। असल में पेनीवाइज माइक को ये सब दिखा रहा था उसे डराने के लिए। पर तभी कमीना हेनरी अपने ग्रुप के साथ यहाँ आ जाता है और माइक को टाउन से दूर रहने को बोलता है क्योंकि वो ब्लैक है और 1980s में रेसिज्म काफी ज्यादा था। अब स्टैनली सिनागाग यानी अपने टेम्पल में किताब पढ़ने जाता है, लेकिन उसे ठीक से नहीं पढ़ पाता, जिसे देखकर उसके डैड निराश होते हैं। स्टैनली उस किताब को ऑफिस में रखने जाता है। यहाँ एक टेढ़े मुंह वाली औरत की पेंटिंग लगी हुई थी, जिससे स्टैनली को बहुत डर लगता है। पर उसकी हालत तब खराब होती है जब वो औरत पेंटिंग में से गायब हो जाती है और अचानक उसके सामने आ जाती है, जिससे वो बुरी तरह डर कर यहाँ से भाग जाता है। अब डरने की बारी थी बेन की, जो लाइब्रेरी में बैठकर शहर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें उसे पता चलता है कि हर कुछ सालों में डेरी टाउन में कोई बड़ा हादसा होता है, जिनमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और इनमें ज्यादातर बच्चे ही होते हैं। ये सब पढ़कर बेन थोड़ा डर जाता है और किताब बंद कर देता है। तभी उसकी नजर एक लाल बलून पर पड़ती है। वो उस बलून का पीछा करता है और पीछा करते करते वो लाइब्रेरी के सुनसान बेसमेंट में पहुंच जाता है। वहाँ पर अचानक से एक सर कटा बच्चा उसका पीछा करने लगता है, जो कि पेनीवाइज ही था, और बेन भी डर के यहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाहर आते ही उसे हेनरी का ग्रुप मिल जाता है, जो कि उसे पकड़कर उसे परेशान करने लगते हैं। इसके बाद हेनरी एक चाकू निकालता है और उस चाकू से बेन के पेट पर अपना नाम लिखने लगता है। बेन अपने बचाव में उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है और जंगल में एक ढलान से फिसलकर नीचे की ओर भागने लगता है। हेनरी और उसके दोस्त पैट्रिक और विक्टर गुस्से में उसका पीछा करते हैं और वो सभी जंगल में अलग अलग हो जाते हैं। तभी पैट्रिक को जंगल के बीच बने एक ड्रेनेज पाइप में से कुछ आवाजें आने लगती हैं। वो एक स्प्रे और लाइटर की मदद से आग जलाता हुआ उस पाइप के अंदर जाता है और बेन को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अंदर कई सारे सड़े हुए बच्चे दिखाई देते हैं और पेनीवाइज अचानक उसके पीछे आकर उसे वहीं मार देता है। इससे थोड़ी ही दूर पर हम बिली और उसके दोस्तों को देखते हैं। बिली इन सबको लेकर जॉर्जी को खोजने आया था, लेकिन उन्हें सीवर में बस एक लड़की का जूता मिलता है, जो कुछ महीनों पहले लापता हो गई थी। वो और अंदर जाने का सोचते हैं, लेकिन स्टैनली और एडी फट्टू थे और वो पाइप के अंदर भी नहीं आना चाहते थे। तभी बेन भागते हुए इन तक आ जाता है और बेन को इस हालत में देखकर वो उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं और पास ही के एक मेडिकल स्टोर में फर्स्ट एड का सामान लेने जाते हैं, पर उनके पास ये सब खरीदने के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। तभी उन्हें यहाँ बेवर्ली
बेवर्ली दिखाई देती है तो वो उससे मदद मांगते हैं। बेवर्ली फार्मासिस्ट के साथ फ्लर्ट कर उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और ये लोग बिना पैसे दिए ही स्टोर से बाहर निकलते हैं और बेन की मरहम पट्टी कर देते हैं। बेवर्ली भी इसी तरफ आती है और उसे स्लो मोशन में आते देख बिली को भी उस पर बहुत जोर से क्रश हो जाता है। बिली उसे बताता है कि वो लोग कल सुबह तालाब में नहाने जा रहे हैं और वो चाहे तो उनको ज्वाइन कर सकती है। अब बेवर्ली अपने घर आ जाती है जहाँ उसका कमीना बाप उसे हरास करता है और उसके बालों की तारीफ करता है, जिससे परेशान होकर दुखी बेवर्ली अपने कमरे में जाकर अपने सारे बाल काट कर फ्लैश कर देती है। अगले दिन लूजर्स तालाब में नहाने पहुंच जाते हैं और एक बहुत ऊंची जगह से कूदने का प्लान बनाते हैं, लेकिन किसी की भी नीचे कूदने की हिम्मत नहीं होती। तभी बेवर्ली यहाँ आ जाती है और सीधे पानी में छलांग लगा देती है। उसे देखकर बाकी सब भी तालाब में कूद जाते हैं और पानी में मजे करते हैं। नहाकर जब सभी बाहर आते हैं तभी एडी की नजर बेन की एक पुरानी सी बुक पर पड़ती है जिसमें उनके शहर डेरी में हुए हादसों की जानकारी थी। बेन सबको बताता है कि डेरी में लोग और खासकर बच्चे कुछ ज्यादा ही लापता होते हैं। अब सबको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, इसलिए वो सब बेन के घर पहुंचते हैं जहां उसने डेरी में हुए सभी हादसों की फोटोज अपनी वॉल्स पर लगाई हुई थी। बेन बताता है कि टाउन में हुए ज्यादातर हादसे एक बेल हाउस से कनेक्टेड हैं, पर वो नहीं जानता कि ये कहां पर है। अब एडी कहता है कि उसे घर जाने के लिए लेट हो रहा है और वो वहां से चला जाता है। रास्ते में उसकी नजर एक काफी पुराने और डरावने से घर पर पड़ती है, जिसे देखकर एडी थोड़ा डर जाता है और अपनी सारी दवाइयाँ रोड पर गिरा देता है। एडी वो दवाई उठाने लगता है पर अचानक से वहाँ एक डरावना दिखने वाला आदमी आ जाता है, जिसे देखकर एडी तेजी से भागने लगता है। वो आदमी भी उसका पीछा करता है जो और कोई नहीं पेनीवाइज था और वो एडी को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन एडी वहाँ से बाहर निकलता है। जब बेवर्ली अपने घर आती है तो उसे अपने बैग में से एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें उसके लिए एक पोयम लिखी हुई थी जो उसे बहुत पसंद आती है, लेकिन बेवर्ली नहीं जानती कि ये पोयम उन सभी लड़कों में से किसने लिखी है। बट हमें पता है कि वो बेन है। तभी उसे बेसिन में से कुछ आवाजें आने लगती है और वो उसे देखने झुकती है। अंदर उसे कई सारे बच्चों की आवाज आ रही थी जो बेवर्ली को भी नीचे बुला रहे थे, ये कहकर कि नीचे वो भी उड़ने लगेगी। बेवर्ली एक इंच टेप बेसिन में डालती है उसकी गहराई नापने के लिए, लेकिन टेप के साथ खून से सने उसी के बाल उस टेप के साथ बाहर आ रहे थे जो कि बेवर्ली को पकड़कर बेसिन में खींचने लगते हैं और आखिर में बेसिन में से खून का फव्वारा बहने लगता है और देखते ही देखते बेवर्ली और पूरा वॉशरूम खून से लाल हो जाता है। बेवर्ली चिल्लाना शुरू कर देती है। उसकी आवाजें सुन उसका डैड वहाँ आता है और पूछता है कि तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो। असल में ये खून उसका डैड नहीं देख पा रहा था और वो बेवर्ली को पागल बोलकर चला जाता है। अब डरने की बारी बिली की थी। रात के समय उसे अपना छोटा भाई जॉर्जी घर में भागते हुए नजर आता है। बिली उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में जाता है जहाँ जॉर्जी बिली को भी अपने साथ चलने को बोलता है कि वो भी उसके जैसे हवा में तैरने लगेगा, लेकिन ये भी पेनीवाइज का ही एक इल्यूजन था जो कि दौड़कर बिली की तरफ आता है, लेकिन बिली यहाँ से निकल लेता है। अगले दिन बेवर्ली सभी दोस्तों को अपने घर बुलाती है और अपना बाथरूम दिखाती है। ये सब भी सारा ब्लड देख पा रहे थे। इसके बाद सब मिलकर बाथरूम की सफाई करने में लग जाते हैं। इसी बीच बेन देखता है कि बेवर्ली उसमें नहीं बल्कि बिली में इंटरेस्टेड है, तो उसका दिल टूट जाता है। और तूने उस लम्हे मुझे धोखा दिया। बेवर्ली को तो ये भी लग रहा था कि वो पोयम बिली ने उसके लिए लिखी थी, लेकिन जब वो बिली से इसके बारे में पूछती है तो बिली कहता है कि उसे पोयम का पी भी नहीं आता। सफाई पूरी होने के बाद सभी एक दूसरे को बताते हैं कि उन्हें डरावनी चीजें और एक क्रीपी क्लाउन दिखाई दे रहा है। सिर्फ रिची ही था जिसके साथ अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। तभी उनकी नजर हेनरी की कार पर पड़ती है और उन्हें वहाँ माइक की साइकिल भी दिखाई देती है। वो समझ जाते हैं कि हेनरी अब माइक को परेशान कर रहा होगा और वो उसकी मदद करने आ जाते हैं। हेनरी और उसके दोस्त माइक को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। इसी समय माइक को पेनीवाइज भी दिखता है जो झाड़ियों से हाथ हिला रहा था किसी और का। तभी बिली और उसके दोस्त मिलकर पुलिस पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। दोनों साइड से पत्थरबाजी होने लगती है जिसकी वजह से हेनरी के दोस्त उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद ये लोग माइक को भी अपने लूजर्स क्लब में शामिल कर लेते हैं और माइक भी इन्हें बताता है कि उसे भी एक क्रीपी क्लाउन दिखाई देता है। अब बेन कहता है कि इन सब के पीछे कोई तो कारण है, क्योंकि हर 27 साल के बाद डेरी टाउन में कोई हादसा होता है जिसमें कई लोग गायब हो जाते हैं या तो मर जाते हैं और इन सब के पीछे जरूर उसी क्लाउन का हाथ है और वो इन्हें वही चीजें दिखाता है जिससे इन्हें सबसे ज्यादा डर लगता है, जैसे एडी के लिए बीमार आदमी यानी कि इन्फेक्शन, स्टैनली को पेंटिंग वाली औरत। माइक भी बताता है कि उसके पेरेंट्स की मौत एक बिल्डिंग में जलकर हुई थी और वो उसमें बाल बाल बच गया था। पूछने पर रिची भी बताता है कि उसे तो बस क्लाउन से सबसे ज्यादा डर लगता है। इसके बाद ये सभी बिली के गैराज में जाते हैं और एक प्रोजेक्टर के जरिए डेरी का सीवर मैप देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि हर हादसा किसी न किसी सीवर के पास हुआ है, मतलब वो क्लाउन सीवर के जरिए ट्रेवल करता है और ये सारे सीवर उस वेल हाउस से कनेक्टेड है और ये वेल हाउस वही है जिसे देखकर एडी डर गया था। वो उनसे कहता है कि हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है, हम बच्चे हैं और हमें गर्मी की छुट्टियों में मजे करने चाहिए, ना कि ये सब। लेकिन इसके बाद प्रोजेक्टर अपने आप ही चलने लगता है जिसमें सभी को पेनीवाइज दिखाई देता है जो कि स्क्रीन से निकलकर बाहर भी आ जाता है। सभी की ये देख फट जाती है, लेकिन गैराज का डोर खुलते ही पेनीवाइज गायब हो जाता है
बिली सबसे कहता है कि हमें उस बेल हाउस के अंदर जाकर जॉर्जी को ढूंढना चाहिए। शुरू में कोई इसके लिए हार नहीं करता तो बिली अकेला वहाँ चला जाता है और बाकी सबको उसके पीछे पीछे आना पड़ता है। एडी कहता है कि किसी को घर के बाहर रुकना चाहिए निगरानी करने के लिए, जिस पर सभी अपना हाथ ऊंचा कर देते हैं। अब बस बिली, रिची और एडी अंदर जाते हैं। रिची को वहाँ सबसे पहले अपना ही एक मिसिंग पोस्टर मिलता है जिसे देख वो डर जाता है, लेकिन बिली उसे इग्नोर करने को कहता है क्योंकि वो असली नहीं है। उन सभी को पेनीवाइज उनके अलग अलग डर का सामना कराने लगता है, जिससे सबको अपने सामने वो चीजें दिखती हैं जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। जैसे कि बिली को जॉर्जी दिखता है जो कि उससे मदद मांग रहा था, मगर बिली कुछ नहीं कर पाता और रिची को एक कमरे में ढेर सारे क्लाउन्स दिखाई देते हैं। वहीं एडी उस औरत से डरकर फर्स्ट फ्लोर से नीचे जा गिरता है और अपना एक हाथ तोड़ लेता है। तभी पेनीवाइज एक फ्रिज से निकलकर एडी को और ज्यादा डराने उसके करीब आता है और हमें पता चलता है कि पेनीवाइज का शिकार जितना ज्यादा डरा हुआ होगा वो खाने में उतना ही टेस्टी लगेगा। इसलिए पेनीवाइज इन सबके साथ इतने देर से टाइम पास कर रहा था। रिची और बिल भी अपने फियर को ओवरकम कर यहाँ आ जाते हैं। पेनीवाइज उन्हें खाने दौड़ता है, लेकिन बेवर्ली उसके सर में एक रॉड घुसा देती है। पेनीवाइज को कुछ नहीं होता और वो अपने पंजों से बेन के पेट को चीर देता है, पर ये सब लोग एक साथ होते हैं तो इन्हें ज्यादा डर नहीं लगता, जिस कारण से पेनीवाइज वापस जाने लगता है। बिली उसका पीछा कर देखता है कि पेनीवाइज अपने अड्डे यानी कि उस कुएं के अंदर चला गया है। सभी बच्चे तुरंत उस घर से बाहर आ जाते हैं और एडी को उसकी मॉम अपने साथ ले जाती है और सब बच्चों को डांटती है उसका हाथ तोड़ने के लिए। इतना सब होने के बाद भी बिली कहता है कि उसने वो कुआं देख लिया है और अगली बार वो उसी में जाएंगे, लेकिन अब कोई भी बिली का साथ नहीं देना चाहता क्योंकि वो सब डर गए थे। वहाँ जाएंगे साले, वहाँ से यहाँ आता तक रिची ये भी कहता है कि बिली को दिमाग से काम लेना होगा क्योंकि उसका भाई जॉर्जी मर चुका है। ये सुन बिली जॉर्जी को मुक्का मार देता है। इसके बाद सभी लोग ग्रुप छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद हेनरी अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के साथ होता है और वो एक असली गन के साथ खेल रहा था। उस गन से वो एक कैट को मारना चाहता था, लेकिन तभी हेनरी के डैड वहाँ आ जाते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसके डैड एक पुलिस ऑफिसर हैं और वो उन्हीं की गन है। वो हेनरी से गन लेकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उसके पैर के पास गोलियां चलाकर उसकी हालत खराब कर देते हैं। मतलब बेटा बिल्कुल बाप पे गया है। कुछ देर बाद हेनरी को भी एक रेड बलून दिखाई देता है जो कि एक लेटर बॉक्स से बंधा हुआ था। उसके अंदर हेनरी को अपना वही चाकू मिलता है जो उसने जंगल में खो दिया था। वो चाकू लेकर अपने घर आता है जहाँ उसके डैड सो रहे थे। टीवी में पेनीवाइज आकर हेनरी को उकसाने लगता है और हेनरी उस चाकू से अपने ही डैड को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ बेवर्ली बिली से मिलने घर से निकल रही होती है, पर उसके डैड उसे रोक लेते हैं और उसे वो पोएम वाला कार्ड मिल गया था, जिससे वो गुस्सा हो जाता है कि बेवर्ली का कहीं चक्कर चल रहा है, जिससे उसका डैड उसे अब्यूज करने लगता है। पर बेवर्ली उसके सर पर जोर से लात मारती है और बाथरूम में छिपने के लिए आ जाती है। उसका डैड भी उसके पीछे गेट तोड़कर अंदर घुस जाता है और बेवर्ली उसके सर में एक टॉयलेट लिड से खींचकर मारती है, पर वो आगे कुछ करती उसके पहले ही पेनीवाइज वहाँ आ जाता है और उसे उठाकर ले जाता है। बिली जब उसके घर आता है तो वहाँ का नजारा देख उसे समझते देर नहीं लगती कि बेवर्ली को पेनीवाइज उठा ले गया है। बिली अपने सभी दोस्तों को यह बात बताता है और वो सब बेवर्ली को बचाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और दोबारा उसी घर में जाते हैं, पर हेनरी उन सबको अंदर जाते देख लेता है। एक डिलीटेड सीन में हमें पता चलता है कि हेनरी ने अपने दोनों दोस्तों को भी मार डाला था। खैर वो सब घर के अंदर पहुंचते हैं और कुएं में जाने के लिए एक रस्सी पकड़ लेते हैं और एक एक करके उसमें उतरने लगते हैं। आधी दूरी पर ही उन्हें एक टनल मिल जाती है जो कि सीवर में जाने का रास्ता था, बट इससे पहले कि माइक भी नीचे उतर पाता हेनरी यहाँ आकर उस पर अटैक कर देता है। वो माइक को उसी की बोल्ट गन से हेडशॉट देने का सोचता है, लेकिन अब माइक फाइट बैक करता है और हेनरी को धक्का देकर उसी कुएं में फेंक देता है। माइक भी अब रस्सी के सहारे बाकियों के साथ नीचे उतर आता है। टनल के अंदर बेवर्ली को होश आता है और वो देखती है कि उसके सामने एक बड़ा सा कचरे का पहाड़ था, जिसके आसपास उन सभी बच्चों की लाशें तैर रही थी जिन्हें पेनीवाइज ने अब तक मारा है। इसके बाद उसे एक पुराना सर्कस बॉक्स दिखाई देता है जिस पर पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन लिखा हुआ था। इसके बाद बॉक्स ओपन होता है और पेनीवाइज बेवर्ली को अपना कमाल का डांस दिखाता है। फिर वो बाहर निकलकर बेवर्ली का गला पकड़ लेता है, लेकिन अब बेवर्ली को उससे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, तो पेनीवाइज उसे खा नहीं पाता। फिर वो अपना मुंह खोलकर उसे अपने मुंह की डेड लाइट्स दिखाता है, जिन्हें देखने के बाद बेवर्ली भी हिप्नोटाइज होकर हवा में तैरने लगती है। बाकी बच्चे भी अपने डर का सामना करते हुए इस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें बेवर्ली हवा में दिखाई देती है। वो सब उसे पकड़कर नीचे लाते हैं, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी, तो बेन इस पर चांस मारते हुए उसे किस कर देता है और समहाउ इससे बेवर्ली होश में आ जाती है। एंड उसे यह भी पता चल जाता है कि वो पोएम बेन ने लिखी थी, पर अब इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि बिली पहले ही बाजी मार चुका है। बच्चों को समझ आता है कि असल में पेनीवाइज लोगों के डर का फायदा उठाता है, वो उनके डर को ही अपनी ताकत बनाता है। बेवर्ली पेनीवाइज से नहीं डरती थी, इसलिए पेनीवाइज उसे मार नहीं पाया, सिर्फ बेहोश कर पाया। तभी बिली को अपने सामने जॉर्जी दिखाई देता है जो उसे चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है।
बिली को अपने भाई की ये सब बातें सुनकर बहुत रोना आ रहा था, मगर अब तक बिली ने एक्सेप्ट कर लिया था कि जॉर्जी मर चुका है और वो जॉर्जी को बोल्ट गन से हेडशॉट दे देता है। जॉर्जी की बॉडी तड़पना शुरू कर देती है और वो धीरे धीरे चेंज होकर पेनीवाइज में बदल जाता है, जिसके बाद पेनीवाइज बिली पर अटैक करता है। वो बिली को पकड़ भी लेता है और बाकी बच्चों को ऑफर देता है कि वो लोग बस बिली को उसे खाने दे तो वो 27 सालों के लिए सोने चला जाएगा और तुम सब अपनी जिंदगी जी सकते हो। लेकिन कोई भी लूजर बिली का साथ नहीं छोड़ता और सब मिलकर उसका सामना करते हैं। पेनीवाइज बचने के लिए उन्हें वापस से उनके डर का वहम दिखाना शुरू कर देता है, पर अब बच्चों को उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब पहले ही अपने डर से बाहर निकल आए थे। आखिर में वो बेवर्ली का बाप का रूप भी लेता है, लेकिन वो उसके मुंह में रोड घुसा देती है। अब उल्टा पेनीवाइज बच्चों से डर के कांपने लगता है क्योंकि अब वो भूखा मर जाएगा और आखिर में पेनीवाइज वापस अपनी गुफा में 27 सालों के लिए सोने चला जाता है। इसके बाद बिली को कचरे और लाशों के ढेर में से एक येलो रेनकोट मिलता है जो कि उसके भाई का था। कुछ दिनों बाद ये सभी साथ में बैठे होते हैं। समर बस एंड होने ही वाला था। बेवर्ली उन्हें अपने एक सपने के बारे में बताती है जिसमें वो सभी बड़े हो गए थे और उसी सीवर में थे। बिली कहता है कि अगर पेनीवाइज मरा नहीं है और 27 साल के बाद फिर से आता है तो वो लोग भी मिलकर उसका सामना करेंगे और उसे खत्म कर देंगे। सब मिलकर एक कांच के टुकड़े से अपना हाथ काटते हैं और एक ब्लड ओथ लेते हैं। इसके बाद सभी एक एक करके अपने घर जाने लगते हैं। बेवर्ली बिली को बताती है कि वो टाउन छोड़कर जा रही है क्योंकि वो अब अपनी आंट के साथ रहेगी और इसी के साथ इट चैप्टर 1 यहीं पर एंड हो जाता है।